क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने सम सॉल्व किया था ना, उसी का ही सिमिलर सम है। सिर्फ एक प्रोडक्ट की जगह पे दो प्रोडक्ट दिया, तो कॉलम में वर्किंग करेंगे दो प्रोडक्ट की। बाकी पूरा का पूरा सम सिमिलर लाइन पे। देखो क्या बता रहा है। IBM Limited manufactures and sells computer peripherals to several retail outlets throughout the country. Amar is the manager of printer division. Its two largest selling printers are P1 and P2. The manufacturing cost of each printer is calculated using IBM's activity-based costing system. IBS has one direct manufacturing cost category, that is direct material, and following five indirect manufacturing cost pools. तो प्राइम कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल आएगा, लेबर भी नहीं। बाकी का ये ओवरहेड्स है। ओवरहेड में क्या क्या है, तो पहला है मटेरियल हैंडलिंग। एलोकेशन है, यानी कि ड्राइवर है, नंबर ऑफ पार्ट्स। और एलोकेशन रेट, यानी कि रेट पर कॉस्ट ड्राइवर है 1.2 पर पार्ट। असेंबली मैनेजमेंट, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ असेंबली टाइम। मशीन इंसर्शन ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ मशीन इंसर्टेड पार्ट्स। Manual insertion of parts, number of manual inserted parts, quality testing, hours of quality testing time. तो पांच कॉस्ट पुल और उसका ड्राइवर दिया, रेट भी दे दिया। The product characteristics of P1 and P2 are as follows. Direct material cost 407 और 292, डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया है। नंबर ऑफ पार्ट्स 85 और 46 है, इसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वो 1.2 नंबर ऑफ पार्ट्स ऊपर वाले टेबल में। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स दिया है 85 और 46, और ऊपर जो एलोकेशन बेस है वो देखने का। नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंड है मटेरियल हैंडलिंग वाला। 1.2 पर पार्ट का कॉस्ट। तो ये 85 इंटू 1.2, 46 इंटू 1.2। आवर्स ऑफ असेंबली टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। नंबर ऑफ मशीन इंसर्टेड पार्ट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से। नंबर ऑफ मैन्युअल इंसर्टेड पार्ट 2.1। और आवर्स ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग टाइम, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को कॉस्ट शीट मिल जाएगा P1 P2 का। ठीक है। A foreign competitor has introduced product very similar to P1 and P2. Given are their announced selling prices, to maintain the company's market share and profit, Amar estimate that P1 to have manufacturing cost of approximately 680, and P2 to have manufacturing cost of approximately 390. He calls a meeting of product designers and manufacturer personnel at printer division. They all agreed to have 680 and 390 figures become target cost for design version of P1 and P2 respectively. The product designers examine the alternative ways of designing the printer with comparable performance but lower cost. तो प्रीवियस में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि सेल्स कितना है, यानी कि 3,000 में बेच रहे थे, 2,000 रुपया कॉस्ट है, तो प्रॉफिट वगैरह अपन निकाल रहे थे। यहाँ पे लोग सेल्स वगैरह नहीं बता रहे। तो लोग बोल रहे कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हुए, और इसके लिए हम लोग को प्राइस रखना पड़ेगा 680 और 390। प्राइस नहीं, कॉस्ट लाना पड़ेगा 680 और 390 पे। और उसका जो डिसीजन है, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग इसको टारगेट कॉस्ट करके पकड़ते। और ये कॉस्ट लाने के लिए वो लोग P1 और P2 का नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। They come up with the following revised design of P1 and P2 termed as P1 REV, यानी कि revised, P2 revised respectively. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 381 और 263, जो पहले था वो 407 और 292 था, तो मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है। नंबर ऑफ पार्ट्स, आवर्स ऑफ असेंबली टाइम, नंबर ऑफ मशीन इंसर्टेड पार्ट, नंबर ऑफ मैनुअली इंसर्टेड पार्ट, आवर्स ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग टाइम, ये सबको जो फर्स्ट टेबल है 1.2, 40, 0.7 वगैरह, ये सबसे मल्टीप्लाई कर देना। Compute the present cost of product P1 and P2 using ABC. Compute the manufacturing cost of P1 revised and P2 revised. How do they compare with 618 390 target cost? यानी कि टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने को दिखना है। एक और क्वेश्चन पूछा है, सी इफ एलोकेशन रेट ऑफ असेंबली in management activity area can be reduced from 40 to 28,
per assembly hour. How will this activity area cost reduction affect the manufacturing cost of P1 revised and P2 revised? Comment on the result. तो ऊपर जो असेंबली का अपने को कॉस्ट दिया है फर्स्ट टेबल में 40 रुपीज पर आवर का कॉस्ट है, तो वो देखिए 40 कम होके अगर 28 हो गए तो फिर P1 और P2 रिवाइज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये बताना। हाँ। ओके चलो, तो ये सिर्फ कॉस्ट निकालना है, आगे कुछ नहीं। अब इस समय कुछ कुछ भी वर्किंग नहीं, यानी कि प्रीवियस समय फिर भी अपने को बहुत सारा वर्किंग वगैरह करना था। इस समय जो सब कॉस्ट ड्राइवर का रेट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना और आंसर आ जाएगा। एक ही टेबल में सब कुछ खत्म कर दे, ए बी दोनों खत्म कर लेते। तो कॉलम नंबर बना देंगे P1 रिवाइज P2 रिवाइज और कॉस्टेड बना के सम खत्म। चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पहले 407.5, 292.10 और इसका 381.2, 263.10। उसके बाद में डायरेक्टली ऐड करेंगे ओवरहेड्स। पहला है नंबर ऑफ पार्ट्स वाला, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग। तो ये 1.2 पर पार्ट है, तो 85 इंटू 1.2, 102। वैसे ही 46, उसके बाद में 71, कितना 85.2 और 39। उसके बाद में आवर्स ऑफ असेंबली टाइम, ये असेंबली मैनेजमेंट के लिए है। 3.2 इंटू 0.7, सॉरी 40, 128, 1.9, 2.1 और 1.6, 64। उसके बाद में है नंबर ऑफ मशीन इंसर्टेड पार्ट, तो मशीन इंसर्शन ऑफ पार्ट्स वाले में जाएगा। 0.7 इंटू 48, दूसरे वाले का 31, उसके बाद में 59 और 29। मैनुअल इंसर्शन ऑफ पार्ट, 36 इंटू 2.1,
76.1, 75.6। दूसरे का 31.5, 25.2, 21। क्वालिटी टेस्टिंग 25, 1.4, 35, 27.5, 30, 22.5। टोटल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट। सेवन 81.7। 5.19 ना, नहीं 514 से। अभी देखो लोग ने जो टारगेट दिया था ना, वो कितना दिया था? 680 और 390। तो यहाँ पे अचीव्ड, यहाँ पे नॉट अचीव्ड। आज समझ में? तो इसमें अपना ए और बी दोनों कवर हो गए। कि कमेंट लिखना है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे रफली लिखा है, अपने को यहाँ पे वर्डिंग में नीचे कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि P1 रिवाइज का टारगेट अचीव होगा, P2 रिवाइज का टारगेट अचीव नहीं होगा। अभी वो लोग सी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एलोकेशन रेट इन असेंबली इन मैनेजमेंट एक्टिविटी एरिया कैन बी रिड्यूस फ्रॉम 40 to 28 पर असेंबली। तो P1 रिवाइज और P2 रिवाइज का ही सिर्फ कॉस्ट निकालने को बोला, ये वाला। यहाँ पे जो 40 रुपीज का रेट है वो तो बोल रहे कि 40 की जगह पे अगर 28 हो गया तो नया कॉस्ट बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 रिवाइज, P2 रिवाइज, सिर्फ इसी का वर्किंग करेंगे। टोटल कॉस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो आया 646.9 और 437.7। इस पे अपन जो कॉस्ट हमने ऐड किया है एग्जिस्टिंग असेंबली मैनेजमेंट, ये अपन ऐड कर लेंगे, सॉरी माइनस कर देंगे 84 और 64। ठीक है। और रिवाइज्ड वाला जो कॉस्ट है, रिवाइज्ड असेंबली मैनेजमेंट कॉस्ट, ये अपन ऐड कर लेंगे। अब ये 28 के हिसाब से बता रहा है और इसका असेंबली टाइम है 2.1 और 1.6। तो 2.1 इंटू 28, 1.6 इंटू 28, 58.8, 44.8। अभी रिवाइज्ड टोटल कॉस्ट 621.7,
यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट पहले ही अचीव हो गया था, कॉस्ट रिडक्शन के बाद और ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे अभी भी नॉट अचीव। आया समझ लो। तो जैसे इसके ऊपर कमेंट लिखना पड़ेगा कि इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ असेंबली मैनेजमेंट कॉस्ट, टारगेट इज स्टिल नॉट अचीव। ठीक है, चलो लिख लो। लिखा क्या कमेंट? एक यहाँ पे कमेंट आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, लिख लिया ना तुम लोगों ने ऑनवर्ड्स में? यहाँ का भी सेम कि इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ असेंबली मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर P2 रिवाइज टारगेट इज स्टिल नॉट अचीव्ड। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, B manufacturing company sells the product at 1000 per unit due to competition. Its competitor are likely to reduce the price by 15%. तो अभी अपन 1000 रुपया पर रेट पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कॉम्पिटिटर प्राइस को 15% से रिड्यूस करेगा। B wants to respond aggressively by cutting the price by 20% and expect that the present volume of 1,50,000 unit per annum will increase to 2 lakh. B wants to earn 10% target profit on sales. तो ये प्रैक्टिकल पे अपन भी बहुत बार देखते हैं कि अगर एक कंपनी प्राइस रिडक्शन करता है, ऑफर कुछ लेके आता है, तो दूसरा कंपनी उसको ओवरटेक करने के लिए कुछ और बड़ा ऑफर लेके आता है। यानी कि अगर एक ने सपोज 25% ऑफ दिया, तो दूसरा 33% ऑफ लेके आएगा। ठीक है, बाय वन गेट वन, यानी कि ऑटोमेटिकली 33 हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग 50% हो जाता है, तो ऐसे अलग अलग ऑफर्स वो लोग लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक कंपनी जो कंसेशन लेके आया, डिस्काउंट लेके आया, वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन दूसरा कंपनी उसका ये आइडिया को पूरा फ्लॉप कर देता है, वो उससे भी बड़ा ऑफर लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कंपनी ऑपोजिट कर रही है कि कॉम्पिटिटर ने 15% प्राइस रिडक्शन किया है, तो हम लोग 20% का प्राइस रिडक्शन करने वाले हैं। और क्योंकि अपना प्राइस रिडक्शन ज्यादा है, तो अपना मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो जो 1,50,000 यूनिट अपन बेच रहे थे, वो बढ़ के 2 लाख यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर से अपना प्राइस कम है और प्रॉफिट चाहिए 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ऑन सेल्स है कि ऑन कॉस्ट पे ध्यान में रखना, वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन सेल्स 10% का प्रॉफिट है। अब वो लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर बता रहे एग्जिस्टिंग और टारगेट का। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जहाँ पे वर्ड डायरेक्ट है ना, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये सब प्राइम कॉस्ट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 80 पर ऑर्डर का कॉस्ट है, और 22,500 और 21,250 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सामने जो लिखा है वो दोनों का नंबर्स में यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 22,500 और एक ऑर्डर का कॉस्ट है 80 पर यूनिट, यानी कि 22,500 इंटू 80, ये टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, टेस्टिंग आवर्स है 45 lakhs, और जो कॉस्ट है वो ₹2 पर आवर है, यानी कि 45 lakhs इंटू ₹2। यूनिट रीवर्क 100 पर रेट का कॉस्ट है, 12,000 रेट रीवर्क हुआ है, तो 12,000 इंटू 100, ये आएगा कॉस्ट। Manufacturing overhead are allocated using relevant cost drivers. Other operating costs per unit for the expected volume are estimated as follows. Research and design 50, marketing and customer service 130, total 180. Required calculate the target cost per unit and target cost for the proposed volume, showing the breakup of different element of cost. Prepare the target product profitability statement. सब कुछ जो पूछा वो टारगेट का ही पूछा, यानी कि एग्जिस्टिंग का उन्होंने पूछा नहीं।
तो एग्जिस्टिंग का कॉलम सॉल्यूशन में डालने की जरूरत नहीं है कि एग्जिस्टिंग में प्रॉफिट कितना था और उसके समय टारगेट में कितना, जैसे ये सब में हुआ कि हमने एग्जिस्टिंग और टारगेट दोनों को कवर किया। ठीक है, रिक्वायर्ड था, ये समय वो रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है। चल, पहले उन्होंने एक टारगेट कॉस्ट वगैरह फाइंड करने को बोला है, तो उसका एक वर्किंग करते हैं। सबसे पहला अपने को लिखना है टारगेट सेलिंग प्राइस। अभी का जो सेलिंग प्राइस वो 1000 रुपीज है, फर्स्ट टाइम में लिखा है, और कंपनी 20% से उसको रिड्यूस करने वाला है। तो 1000 - 20%, 800। इस पे से माइनस करेंगे टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट बोला है 10% ऑफ सेल्स, तो 10% ऑफ 800 यानी कि 80। तो टारगेट कॉस्ट मिलेगा 720 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स टारगेट 2 लाख का है, तो टोटल टारगेट कॉस्ट कितना आ रहा है? हम्म 14 crores 40 lakhs। 000000। वो डिस्प्ले वाला आप बटन दबाए तो आपको वो इंडियन के हिसाब से कॉमा मिलेगा। डिस्प्ले वाला बटन है ना आपके उसमें। चल, ये अपना टारगेट कॉस्ट पहले वाले का मिल रहा है। उन्होंने क्या पूछा है कि टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट, और टारगेट टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज वॉल्यूम, तो वो ये आ रहा है। ठीक है, अब इसका ब्रेकअप अपने को देना है, वो ब्रेकअप अपन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में देंगे। एक पर रेट का भी डाल देते हैं, वो बेटर रहेगा। चलो, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 385 पर यूनिट है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर वो 50 पर यूनिट है। डायरेक्ट मशीनरी ये है 60 पर यूनिट। टोटल डायरेक्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये सबका टोटल, यानी कि प्राइम कॉस्ट 110 495। हम्म हाँ, लेकिन वो अपने को क्लिक होना चाहिए वैसे। ये सबको 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है। मुझे सिर्फ ये 495 का 2 लाख से मल्टीप्लाई करके बता दो।
ठीक है, ये अपना प्राइम कॉस्ट आ गया है। अभी ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 21,250 to 80 रुपीज होगा। 17 lakhs। इसमें मिस्टेक ये मत करना कि ये 80 रुपीज पर यूनिट में लेना मत। ये पर कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से है, पर यूनिट का डिफरेंट आता है। नहीं, वो मिस्टेक है। पहले ये अमाउंट निकलेगा, ये अमाउंट को 2 लाख से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिलेगा। समझा? टेस्टिंग आवर्स यानी कि टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट है 30 lakhs इंटू 2। रीवर्क कॉस्ट ये है 13,000 इंटू 100। कितना? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 crore 80 lakhs। हाँ आएगा, उसके नीचे अलग से ऐड करेगा। रिसर्च एंड डिजाइन ये पर रेट में दिया है 50 रुपीज। मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस 130। कौन सा ये? 1 crore। टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट तो सेल्स। सेल्स अपना 800 रुपीज का है, उसके हिसाब से 16 crores होगा। ये 1 crore 60 lakhs। तो जो 10% का प्रॉफिट अपने को चाहिए, ये एग्जैक्टली अचीव हो रहा है। आया समझ में? यानी कि उन्होंने पूरा ब्रेकअप खुद ही बता दिया है, सिर्फ अपने को मल्टीप्लाई करने वाला काम करना था। 8 मार्क, 10 मार्क, 13 मार्क। क्या? सेल्स अपन पहले से ही लिखा हुआ है ना, सेल्स एंड प्रॉफिट। हाँ। नहीं, एक्चुअली ये कैसा था कि जो अपना ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है एसपीएम बीवी करके, तो एसपीएम बीवी में पहले एसपीएम एक अलग से सब्जेक्ट था, और उस पे कॉस्टिंग के सम्स आ रहे थे। तो ये जो है ना, ये पुराने वाले एसपीएम का है, तो उसका कॉस्टिंग में ये जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे एबीसी, टारगेट, लाइफ साइकिल वगैरह, तो उसके सम्स आते थे और इसमें हाई मार्क्स के लिए आते थे। और कभी कभी तो सॉल्यूशन हार्डली 3 से 4 लाइन का, और उसके लिए 10 मार्क, 12 मार्क वगैरह। लेकिन वो सब्जेक्ट अभी एसपीएम बीवी में मर्ज हो गए। पहले पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट था वो, अभी वो 50 में कन्वर्ट हो गया है। और उसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही कॉस्टिंग का पार्ट रखा है, बाकी का पार्ट निकाल दिया। तो ये सब पार्ट अभी एसपीएम में नहीं है। ऐसा है। तो अभी इतने मार्क्स का एसपीएम में नहीं आएगा।
कॉस्टिंग में आएगा तो लोअर मार्क्स का 7 मार्क का मैक्सिमम, क्योंकि अभी हर एक क्वेश्चन 14 के, तो 7 7 मार्क का ब्रेकअप है, तो 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली आएगा ही वो गारंटी नहीं है। ये सब जो छोटे टॉपिक्स है ना, उसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे एबीसी कंफर्म आएगा, लेकिन ये जो टॉपिक्स है, टारगेट, लाइफ साइकिल, टीक्यूएम वगैरह, ये सब में से एक ही क्वेश्चन आएगा। ओके, इसमें कमेंट वगैरह तो एज सच अपने को कुछ है नहीं, उन्होंने पूछा कुछ कमेंट वगैरह पूछा नहीं। तो तुम लोग जस्ट लिखना है तो एक लाइन में लिख सकते हो कि कंपनी विल अचीव टारगेट कॉस्ट of rupees 720 per unit and profit of rupees 80 per unit. Profit of rupees 80 per unit. चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। You are the manager of Uday Paper Mills and have recently come across a particular type of paper which is being sold at a substantially lower rate by another company, P&T Company Limited, than the price charged by your own way. The value chain of one use of ton or such paper of P&T company is P&T company to merchant, merchant to printer, printer to customer. तो हम लोग उदय पेपर मिल वाले हैं, अपना कॉम्पिटिटर है पीएन कंपनी, और हम लोग एक पेपर बेचते हैं। वो पेपर पीएन कंपनी यानी कि कॉम्पिटिटर वो कम प्राइस में बेचता है, और उसका जो सप्लाई चेन है उस पे पीएन कंपनी मर्चेंट को बेचता है पेपर, मर्चेंट प्रिंटर को बेचेगा और प्रिंटर कस्टमर को बेचेगा। पीएन कंपनी लिमिटेड sells a particular paper to merchant at a rate of 1400 per ton. PN company pays for the freight, which amount to rupees 50 per ton, and average return and allowances amounted to 6% of sales, which approximately rupees 87 per ton. The value chain of your company through which the paper reaches the ultimate customer is similar to that of PN Company Limited. However, your mill does not sell directly to merchant. The latter receives the paper from huge distribution center maintained by the company at Mumbai. Shipment cost from your mill to distribution center is rupees 10 per ton, while operating costs in the distribution center are estimated at rupees 30 per ton. The returns on investment is required by the distribution center for the investment made amounted to rupees 63 per ton. Calculate the mill manufacturing target cost of a particular paper of Uday Limited. Assume that returns on investment expected by Uday Limited is 100 per ton of paper. बहुत सारा डेटा दिया है। अब कौन सा डेटा कहाँ पे लिंक बैठ रहा है ये अपने को पहले समझना है। सम है इजी, इसका थोड़ा कंसेप्ट दोनों को मेन समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी है। अब देखो, जो अपना कॉम्पिटिटर है ना, पीएन कंपनी, वो मर्चेंट को बेचता है। मर्चेंट प्रिंटर को बेचेगा, प्रिंटर कस्टमर को बेचेगा, वो लोग का खुद का जो प्रॉफिटेबिलिटी उस पर जाएगा। पीएन कंपनी के प्रॉफिट में क्या जाएगा, तो उसे कौन से प्राइस पे मर्चेंट को बेचा ये जाएगा। ठीक है। और अपना जो कंपनी है ना उदय,
उदय पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका खुद का, ठीक है, उसको पेपर देगा और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मर्चेंट को देगा, ठीक है। तो अभी देखो पीएन कंपनी मर्चेंट को कितने में सेल करता है, 1400 पर टन में सेल करता है, ठीक है। अब मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मर्चेंट क्या बोलेगा कि उसके पास एजेंट आएगा पीएन कंपनी का, पेपर बताएगा और वो प्राइस बताएगा 1400। वही मर्चेंट के पास उदय का एजेंट आएगा, वो भी सेम पेपर बताएगा और वो बोलेगा सपोज 1500। तो मर्चेंट क्या बोलेगा, मुझे कंपनी से क्या लेना देना, मुझे पेपर चाहिए। तो अगर ये 1400 में दे रहा है, ये 1500 में दे रहा है, तो मैं 1400 से ले लूंगा, उदय से क्यों लूं। आया समझ में। तो अगर मर्चेंट को पीएन कंपनी 1400 में दे रहा है, तो हम लोग को भी 1400 में ही देना पड़ेगा। तो ये अपना टारगेट सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। अब तुम लोग को फर्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ में पीएन कंपनी का कॉस्ट कुछ दिया हुआ है। वो क्या बोल रहा है कि पीएन कंपनी फ्रेट पे करता है 50 रुपीज पर टन का, ठीक है। तो अगर अपन एज्यूम करें कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मर्चेंट को पेपर देगा, अगर पीएन कंपनी मर्चेंट को दे रहा है और उसको फ्रेट लग रहा है 50 रुपीज का, तो अपने को फ्री में तो कुछ होगा नहीं, अपने को भी कॉस्ट इनकर होगा ही ना। तो एज्यूमिंग के अपने को भी फ्रेट 50 रुपीज का ही अप्रोक्सीमेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और दोनों को दिया हुआ है कि पीएन कंपनी को रिटर्न्स एंड अलाउंसेस के लिए कितना परसेंट है, 6%, जिसका कॉस्ट कितना दिया अप्रोक्सीमेट। अब इसको चेक नहीं करने का, क्रॉस चेक नहीं करने का कि 87 6% है कि नहीं, दे दिया अमाउंट तो डायरेक्टली लेने का। तो अगर रिटर्न्स एंड अलाउंसेस 87 का है, तो मर्चेंट, अगर मर्चेंट को रिटर्न्स एंड अलाउंसेस पीएन कंपनी से मिल रहा है, तो वो अपने से भी एक्सपेक्ट करेगा ना। अगर अपन ने रिटर्न्स एंड अलाउंसेस नहीं देंगे, ठीक है, तो अपन उससे खरीदेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, एक सेम प्रोडक्ट दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन सपोज फ्लिपकार्ट में रिटर्न पॉलिसी नहीं है और अमेजोन में रिटर्न पॉलिसी है, तो अपन अमेजोन से ही लेंगे। अगर सेम प्राइस पे रिटर्न पॉलिसी है तो रिस्क वहां पे कम है ना, ठीक है। तो अपने को भी ये रिटर्न एंड अलाउंसेस देना पड़ेगा, तो अपने को भी 87 का कॉस्ट इंकर होगा, यानी कि इसको नेट रिवेन्यू कितना मिल रहा है। तो 1400 माइनस 50 माइनस 87 माइनस क्यू, ये सेल्स है और ये कॉस्ट है। तो अपने को नेट रिवेन्यू कितना आ रहा है, इतना अपना नेट रेवेन्यू आ रहा है। सम के लास्ट टाइम में क्या पूछा है कि अपने को टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड करना है, बराबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है ये हमने माइनस कर दिया, ये अपने को नेट सेल्स मिला। अब जो बाकी का कॉस्ट है वो भी अगर माइनस कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट फिगर जो आएगा वो अपने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। यानी कि अपने को क्या करना है मैं थोड़ा सा बता दूं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी कि अदर कॉस्ट, ठीक है, ये सबको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो अपने को मिलेगा सेल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल्स लिया, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये दो कॉस्ट माइनस किए, और भी कुछ कॉस्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का कॉस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे दोनों को दिया हुआ है, तो वो भी दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों ने सेल्स में से ये माइनस किया, उसके बाद में अगर मैं प्रॉफिट भी माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट वगैरह क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अपने को ये फाइंड करना है, समझ में आया। तो मैंने एक एलिमेंट माइनस किया है, अभी बाकी का एलिमेंट और माइनस करना बाकी है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे वो लोग क्या बता रहे हैं कि उदय का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उन्होंने सेटअप किया है मुंबई में, ठीक है। अब मिल से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए कुछ कॉस्ट इंकर होता है, कितना, 10, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है और
ऑपरेटिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का 30, ठीक है। ये दो दिया है तो ओके, तो ये 40 रुपीज का कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो अपना वेयर हाउसिंग का कॉस्ट है। तो 40 रुपीज का अपना वेयर हाउसिंग का कॉस्ट, ठीक है, ये भी अपने को माइनस करना पड़ेगा। अपन रिवर्स वर्क कर रहे हैं, तो ये माइनस डिस्ट्रीब्यूशन का ये दो, माइनस ये वेयर हाउसिंग का, अभी भी प्रॉफिट माइनस करना बाकी है। प्रॉफिट माइनस करने के बाद बैलेंस शीट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा। तो ये मैंने 30 रुपीज माइनस किया, यानी कि 10 प्लस 30, 40 रुपीज मैंने माइनस किया। अब वो लोग क्या बता रहे हैं कि रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 63। अब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये देखने पे अपने को ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉफिट एलिमेंट है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट है। उदय का नहीं, 63 माइनस करना पड़ेगा। अब है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा समझने को ट्राई करो। अपना ये रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो दो वे से दोनों को इंटरप्रेट करना है। एक ये आता है कि जब अपन बिजनेस सेटअप करते हैं तो अपन जो भी पैसा डाल रहे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके ऊपर जो रिटर्न्स अपने को मिलता है उसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये कंपनी ने ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप किया, उसने 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ तो इन्वेस्ट किया रहेगा, जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो हम लोग कॉस्टिंग में ये जो 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो मिनिमम रिटर्न है, यानी कि बैंक एफडी का रेट गिन लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट का इनकम गिन लो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। तो अपन इन्वेस्टमेंट जितना करें ना, उतना ही अगर पैसा अपने को प्रॉफिट के फॉर्म में मिल रहा है तो वो रियल में प्रॉफिट नहीं है। मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख के ऊपर सपोज मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर 2 लाख, ठीक है। लेकिन मेरा 2 लाख रुपया प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा। मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट 2 लाख का है, 10 लाख के ऊपर राउंड ऑफ नंबर है, इसके लिए एज्यूम करोगे 10% एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली अगर 10 लाख बिजनेस में नहीं डाल के एफडी बनाऊंगा तो भी मैं 1 लाख तो कमा ही लूंगा। तो मेरा बिजनेस एक्चुअली 1 लाख का ही प्रॉफिट कमा रहा है, समझा। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी सेटअप किया ना, तो उस पर जो पैसा डाला उसके ऊपर जो मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये भी मैं माइनस करूंगा, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है, कितना है 63। तो ये माइनस कर दो, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वो लोग इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसे हो गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पैसा नहीं डाला रहता, वो लोग ने एफडी बना रहता, तो भी वो लोग को इतना इनकम आ ही जाता। यानी कि बिजनेस को अगर 63 लाख, ये 60 रुपीज का जो हो रहा है, अगर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअली वो लोग बिजनेस करके कोई पैसा कमा ही नहीं रहे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का इन्वेस्ट करके अगर मेरे बिजनेस पे 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, 10 10 लाख का इन्वेस्ट करके अगर मेरे बिजनेस पे 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जितना विदाउट डूइंग द बिजनेस मैं कमा सकता था उतने मेरा बिजनेस कमा रहा है, यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट जीरो है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अपने ही कंपनी का है, वो आउटसाइडर नहीं है, वो अपने ही कंपनी का एक पार्ट है, यानी कि वेयर हाउस जैसा सोचो, ठीक है। तो अपने ही कंपनी में अपन खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो मिनिमम अपन रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया समझ में, ठीक है। तो 1160 आया, ये 1160 में मैंने क्या माइनस किया, सेल्स में से डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट माइनस किया। अभी तक प्रॉफिट माइनस करना बाकी है। तो सम के लास्ट टाइम में देखो तुम लोग को दिया है
कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना है, तो ऑटोमेटिकली अगर सेल्स पे से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट माइनस किया, अभी प्रॉफिट भी माइनस कर दिया, तो जो बाकी बचेगा वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा टारगेट है, इतना अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा तो मैं 1400 में प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कॉस्ट अगर इससे ज्यादा है तो ये केस में मुझे कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। पता चला? अब सब में एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितना है वो दिया हुआ नहीं है, तो अपन वो कंपेयर करके कॉस्ट रिडक्शन निकाल नहीं पाएंगे। तो बस ये 1060 अपने को फाइंड करके सबको वहां पे ही खत्म करना है। आया समझ में? तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर प्रेजेंटेशन से अपने को लिखना पड़ेगा। हाँ, तो कंप्यूटेशन ऑफ टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टारगेट नेट सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड कंपनी 1400 लेस फ्रेट 50 लेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस 87। तो 1263 लेस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसमें फ्रेट वर्ड यूज हुआ है ना, वो 10 रुपए का। फ्रेट 10 रुपया, ऑपरेटिंग कॉस्ट 30 रुपया, एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। शिपमेंट कॉस्ट, ये मील से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, और ये जो है ना 50 रुपीज, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मर्चेंट तक का। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडवांटेज में है कि पी एंड कंपनी एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करते हैं, अपने को 2 बार इंकर करना पड़ता है, पहले यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से बाद में यहाँ। ठीक है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ये 63 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। हाँ, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। तो ये 103, ये हो जाएगा 1160। टारगेट, इसको कुछ नाम नहीं देते, लेस प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट 100 रुपीज, तो टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1060। ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, एक ये 63 और 100 के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये भी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये भी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो एक को प्रॉफिट गिन रहे हैं और एक को कॉस्ट गिन रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कंपनी का रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रॉफिट है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, लेकिन अपने को है ना पीएम कंपनी का स्टोरी है यहाँ पे पूरा बताया नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये वाला पार्ट बताया कि उनका सेल्स रेट और अलाउंस कितना है। ठीक है, लोकेशन नहीं बताया। अब इससे क्या होता है कि जब ये पीएम कंपनी डायरेक्टली मर्चेंट को बेचता है ना,
तो वो केस में मे बी पॉसिबल कि इसका कुछ ऑर्डर्स कैंसिल भी होगा क्योंकि उन लोग ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो जब भी मर्चेंट पेपर मांगेगा तो अपन ऑन टाइम डिलीवर कर पाएंगे। ऑन टाइम डिलीवर होगा तो ऑर्डर मिलने का चांसेस अपने को ज्यादा रहेगा। जबकि ये ऑर्डर देगा और अगर ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, मिल में बनेगा, 1,000 लोगों को सप्लाई करना है, तो मिल मैन्युफैक्चरिंग पे कंसंट्रेट करे या डिस्ट्रीब्यूशन पे कंसंट्रेट करे, वो मिसमैच क्रिएट होगा और उसके लिए से मे बी पॉसिबल कि उनका ऑन टाइम डिलीवरी ना हो। तो ये सब एडवांटेज ये सेटअप करने पे होता है। हाँ, समझ में, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी उतना अच्छा नहीं है, जबकि अमेजोन उसे बहुत सारी जगह पे अपने वेयर हाउसेस बना के रखे हैं और वहाँ पे उन लोग का स्टॉक, वहाँ पे पैकिंग सब कुछ ऑटोमेटेड उन्होंने करके रखा है। तो उन लोग का डिलीवरी जो टाइम वो लोग बताते हैं वो टाइम पे आता ही है, एक दिन पहले ही आता है। तो ये वो लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप सेटअप करने का अमेजोन को बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए बहुत सारे कस्टमर जो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट लेने वाले थे, अगर सेम प्राइस में अमेजोन पे है तो लोग अमेजोन को प्रायोरिटी देंगे, फ्लिपकार्ट को नहीं देंगे। समझा? चलो, क्वेश्चन नंबर 7। Riddhi Limited will produce 3 lakh kg of A and 6 lakh kg of B simultaneously from input of 9 lakh kg of raw material C. ठीक है, ये साइमल्टेनियसली बन रहा है, यानी कि 9 लाख केजी को प्रोसेस किया तो 3 और 6 दोनों बनेगा, यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे साथ है, जॉइंट प्रोडक्ट, वैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स। सेलिंग प्राइस ऑफ A is 8 per kg and that of B is 6 per kg. Processing cost amounted to 54 lakh per month as under. Raw material C का कॉस्ट है 9 लाख केजी का, 3 रुपीज पर केजी, यानी कि 27 लाख। वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट है 18 लाख, फिक्स प्रोसेसिंग कॉस्ट है 9 लाख, टोटल 54 लाख। यानी कि ऊपर जो लिखा था उसका ब्रेकअप यहाँ पे दे रहे। There is an offer to purchase 60,000 kg of B additionally at a price of 4 per kg. 4 पर केजी। तो ऊपर देखो, फर्स्ट टाइम में देखा है कि बी का जो प्राइस है वो 6 रुपीज है, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो एक कस्टमर आ रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 60,000 केजी एक साथ खरीदूंगा लेकिन 4 रुपये पे करूंगा, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 रुपया कमाने के लिए अपन 60,000 केजी अगर बी बनाएंगे तो जब ये बी बनता है, ए साइमल्टेनियस बनता है, तो ए का क्या करें? ठीक है, मार्केट डिमांड रहना चाहिए ना उतना। Producing additional 60,000 kg of B will mean 30,000 kg of A will also be produced simultaneously. ठीक है, जो अभी बताया वैसे ही, कि अकेला बी नहीं बना सकते क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट्स है, तो बी बनाने को गए ए बनेगा ही। द एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर बी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या बता रहा है कि जब बी 60,000 केजी 4 रुपए पे बेच रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी कि कितना, 6 लाख केजी अपन बी का बेच रहे हैं अभी, वो कस्टमर्स और ये कस्टमर का डायरेक्ट लिंक नहीं है। यानी कि तुम लोग उसको 4 में बेचा तो एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने को 4 में डिमांड नहीं करे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक नए बच्चे का एडमिशन आया और उसको हमने फीस कम किया। ठीक है, तो जब ये एडमिशन लिया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लेक्चर में बैठे 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 बात कभी निकला और उसे बोल दिया कि मुझे इतना फीस चार्ज किया, तो सब बच्चे लोग आ जाएगा और बोलेंगे कि हमारे भी फीस कम करो। ठीक है, तो ये झगड़ा यहाँ पे हो सकता है अगर कस्टमर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो, और इंडस्ट्री में न्यूज उतना ही फास्ट स्प्रेड होता है जितना अपने पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो ऐसे केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ही इंडस्ट्री में कभी नहीं करने, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर 4 रुपए में बेचा तो बोले कि एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है वो अनअफेक्टेड रहेंगे, यानी कि वो लोग के न्यूज नहीं जाएगा, वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया?
but selling price is likely to be decreased uniformly on all sales. अब ये एग्जाम प्रॉब्लम में मैंने इस पे कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे सम था वैसे को वैसे ही रखा है। तो एक तरफ वो लोग क्या बोल रहे हैं, द एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ बी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से जा रहा था। अब सडनली आगे लोग बता रहे हैं, बट सेलिंग प्राइस इज लाइकली टू बी डिक्रीज यूनिफॉर्मली ऑन ऑल सेल्स, यानी कि सभी सेल का प्राइस कम होगा। अरे तो अफेक्ट कैसे नहीं हुआ? अगर प्राइस कम करना पड़ा तो पूरा मार्केट ही अफेक्ट हुआ ना। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो सेकंड लाइन लिख रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट ए के बारे में लिख रहे हैं, बी के बारे में। समझा? तो वो लोग बता रहे कि बी का जो मार्केट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन ए का जो 30,000 यूनिट और बनेगा, तो ए का 30,000 बेचने के लिए लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम करेंगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस कम किया तो यूनिफॉर्मली पूरे सेल्स का कम करना पड़ेगा, यानी कि ए में कस्टमर सब कांटेक्ट में है। यानी कि एक नए कस्टमर को अगर कम प्राइस में बेचा, तो बाकी के कस्टमर भी ऑब्जेक्ट करेंगे, हम लोग को भी कम प्राइस में बेचो, तो सभी सेल्स पे प्राइस कम करना पड़ेगा। समझा? समझ में आया ना? As a professional management accountant, find the minimum reduced average price of A to sustain increase sales. ये लाइन ऊपर वाले लाइन को सपोर्ट करता है। जो मैं बोल रहा था कि वो ए के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो ए के बारे में क्यों बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मिनिमम प्राइस तुम लोग फाइंड करो ए के लिए, ताकि ये जो सेल्स बढ़ा है वो पूरा सस्टेन हो पाए। ठीक है, तो अभी पहले तो ये सब में ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये अपने को पहले समझना है। तो अभी एग्जिस्टिंग में ये हो रहा है कि अपन 9 लाख रॉ मटेरियल सी को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसपे से 6 लाख ए का बन रहा है, नहीं 3 लाख ए का बन रहा है, और 6 लाख बी का बन रहा है। ये अभी एग्जिस्टिंग का है। अभी अगर अपन 60,000 और यहाँ पे बनाने को जाते हैं, 60,000 और बनाना है, ठीक है, बी का, तो ए का 30,000 बनेगा, यानी कि अपने को और 90,000 सी को प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। तो ये सेल 4 रुपए पे हो रहा है, ये सेल 6 रुपए पे है, और ये सेल कितना है, 8 रुपए पे। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का तो सेट है, ये कस्टमर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, इसको 4 पे बेचा तो भी। लेकिन जब ये बेचने को गए, तो ऑटोमेटिकली अपने को इसका प्लस इसका दोनों का प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इसका प्राइस क्या रखे, ये अपने को फाइंड करना है। लेकिन ये फाइंड करने के लिए रिवर्स वर्क करना, ये क्लियर हो रहा है, लेकिन रिवर्स वर्क करने के लिए प्रॉफिट सेल्स क्या सेम रखना है, ये अपने को पता रहना चाहिए। तो ये सब पूरे चक्कर में ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मेंटेन करंट प्रॉफिट। अपना जो करंट प्रॉफिट है वो कम नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग मिनिमम कितना भी डिस्काउंट देना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नए कस्टमर को लेने से पहले जो प्रॉफिट हो रहा था, अगर नए कस्टमर लेने के बाद अगर वो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर नए कस्टमर को लेके मतलब क्या है? तो उसको छोड़ दो, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो अपने को प्रॉफिट जो है करंट का प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट बाद में कंपलसरी मिलना ही चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो अभी अपन पहले क्या करते हैं, वर्किंग ऑन नंबर 1, करंट प्रॉफिट। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट है, अपना जॉइंट कॉस्ट कितना है, 54 lakhs है, बराबर। अपना सेल्स कितना है, तो ए का सेल एग्जिस्टिंग 3 लाख इंटू 8 है, और बी का सेल 6 लाख इंटू 6 है, यानी कि टोटल 60 lakhs है। तो अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है,
6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये नया जो सेलिंग प्राइस वगैरह फाइंड करेंगे उसको अपना प्रॉफिट 6 लाख तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। 6 लाख से कम मिलेगा तो ये सब एक्सेप्ट ही मत करो। इतना समझा? ठीक है। चलो अभी कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है। कॉलमनर बनाना है वैसे बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन दो वे से कर सकते हो, या तो प्रॉफिट से स्टार्ट करके रिवर्स वर्क, या तो जैसे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करके बैलेंस फिगर निकालते जाने का। तो सेल्स ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो सेल्स आएगा वो होगा 6 लाख 6 पे और 60,004 पे। कितना होगा? ये 36 लाख और ये 2 लाख 40, 3840। टोटल भी अपने को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जब तक ए का नहीं मिलेगा आगे फाइंड नहीं कर पाएंगे। इस पे से अपन माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, उसमें मटेरियल, मटेरियल सी। पहले मटेरियल सी अपने को 9 लाख केजी लग रहा था, अभी अपने को 9,90,000 केजी लगेगा। ठीक है। तो 9,90,000 इंटू ₹3। ये अपने को कंपलसरी लिखना पड़ेगा टोटल में, क्योंकि इसमें से मटेरियल ए के लिए कितना बी के लिए कितना ये फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है? वेरिएबल कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब देखो 9 लाख के लिए वो लोग ने कितना दिया है? 18 लाख है, यानी कि ₹2 पर केजी है। ठीक है। तो अपन एक ऑप्शन ऐसा 18 लाख या 9 लाख के लिए है, तो 9,90,000 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। या तो ये पहले ₹2 निकालने का, ₹2 इंटू 990 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना? सॉरी, 19,80,000। उसके बाद में आता है फिक्स्ड। फिक्स है ना, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 9 लाख है, इस पे कुछ चेंज होगा? नाम ही फिक्स है तो वो कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये 9 लाख का 9 लाख ही रहेगा। ठीक है। अपने को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है। और प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को? 6 लाख का चाहिए। ठीक है। एग्जिस्टिंग मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट। तो 6 लाख, अभी रिवर्स वर्क करो। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इक्वल टू सेल्स। अब ये 6450 दोनों का मिला के सेल्स है, उसमें से अगर ये 3840 माइनस किया तो मुझे ए का सेल्स मिलेगा 26,10,000। और ये 2610 मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू 26,10,000 डिवाइड बाय कितना? टोटल 3,30,000 केजी होगा। यानी कि रिडक्शन इन प्राइस कितना आएगा? 8 माइनस 7.91.09,
इतना अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि इसका भी प्राइस कम होगा। वो ट्विस्टेड आ रहा है मतलब। आया समझ में? अब इसका दूसरा प्रेजेंटेशन प्रॉफिट से स्टार्ट करने का। प्रॉफिट एड टोटल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस सेल ऑफ बी, तो आएगा सेल ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए। समझा? वो आई थिंक समझने के लिए भी इजी जाएगा। तो फॉर्मेट ऐसे फॉलो करो, प्रॉफिट 6 लाख प्लस ये कॉस्ट, दोनों ब्रेकअप वगैरह सब लिखना जो टोटल है वो, तो रिक्वायर्ड सेल्स, ठीक है, वो आएगा 6450 माइनस सेल ऑफ बी, वो है 3840, तो आएगा सेल ऑफ ए, वो आएगा 2610 डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए 330, तो सेलिंग प्राइस 7.91। समझा? ये समझने के लिए भी इजी रहेगा। ऐसा कॉलम में बनाना ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे एक ही सिंगल कॉलम का बनाना है वैसे बनाओ।